Students, I am Rajendra Tamar from Kohinoor Kids Academy. I welcome you on our YouTube channel Science Made Easy by RS Tamar for Science Study. देखिए 10th क्लास की स्टडी में हम रेगुलरली जिस लेसन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसी लेसन में हम आज आगे बढ़ेंगे। और आज के टॉपिक में देखिए हमारे पास फिर से एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन की श्रृंखला इस लेसन में चली हुई है। हम जो है वी हैव डिराइव्ड 3 फार्मूला, 3 फार्मूले अभी तक हम डिराइव कर चुके हैं। आज हम 4th फार्मूले को डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन किसका है? सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए हमने सिंपल पेंडुलम शुरू में एक बार हम डिफाइन कर चुके हैं, फिर भी आज हम फिर से समझेंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। फॉर्मूला बनाएंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम किस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। देखिए टॉपिक में हमने लिखा डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आगे हम लिख रहे हैं, हो सकता है कि लैंग्वेज की जो लाइनें हैं हम जो है थोड़ा सा एक्सट्रीमली हम जो है थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि भी हमें मैटर जो है वो स्पेशली पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए हमने लिखा है लेट देयर इज ए सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m एंड लेंथ l एज शोन इन फिगर। हमने सबसे पहले सिचुएशन को एज्यूम किया। हमने ये एज्यूम किया कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास स्मॉल m है और लेंथ उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l है। फिर से हमने एक बार डिफाइन करने की फिर कोशिश की है ताकि हमें एक बार फिर रिमाइंड हो जाए कि सिंपल पेंडुलम क्या है। हमने यहाँ लिखा है, देखिए वी नो दैट एन ओसिलेटिंग डिवाइस विद मासलेस स्ट्रिंग इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। मतलब सिंपल पेंडुलम एक ऐसी डिवाइस है जो ओसिलेट करती है, मीन पोजीशन के लेफ्ट टू राइट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती है। इसकी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। अभी आप हम जो स्क्रीन पर जो फिगर देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है ये सिंपल पेंडुलम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल पेंडुलम का फिगर है। इसमें देखिए ये एक सॉलिड बेस है जहाँ पर हमने क्या है, ये स्ट्रिंग के साथ में एक मास को हैंग कर रखा है। ये स्ट्रिंग है जो मासलेस है। वी कंसिडर इट टू बी वेटलेस। ये हम बहुत ही हल्के मास की ये स्ट्रिंग लेते हैं और इसके साथ हमने ये मास यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है। ये इसकी मेन पोजीशन है, जैसा कि हमने इसमें डायग्राम में मेंशन किया है। ये इसकी मेन पोजीशन है जब इस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है। इफ दिस इज नॉट सब्जेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ लेफ्ट टू राइट फोर्स देन इट स्टैंड्स इन दिस पोजीशन। सो दिस पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सेड मेन पोजीशन। अब देखिए हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिंपल पेंडुलम की। जब भी हम इसे लेफ्ट या राइट कोई सी भी साइड में अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस समय ये इस प्रकार से स्टैटिक सिचुएशन में सस्पेंड नहीं कर पाएगा। इसको छोड़ते ही, लीव करते ही, रिलीज करते ही ये जो है वापस मेन पोजीशन की तरफ चलना शुरू करेगा। इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मतलब नाउ इट हैज़ पोजेस्ड एन एनर्जी टू मूव टुवर्ड्स मेन पोजीशन। पहले कहीं भी चलने की इसके पास एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब ये जो है जब एक बार इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये मेन पोजीशन की तरफ चलने की एनर्जी एक्वायर कर लेता है। इसी को हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए देखिए हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया है, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये l है, स्मॉल l। और हमने मान लीजिए इस सिंपल पेंडुलम को हमने इतना डिस्प्लेस किया है। देखिए इस यहाँ से डिस्प्लेस करते हुए हम इसको यहाँ ले गए और यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये इस पोजीशन में है, जब ये सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन में है तब इसके पास कितनी एनर्जी होगी। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी और वर्क का जो रिलेशन है उसी को काम में लेते हुए आगे चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने इसको डिस्प्लेस कितना किया है, इस पोजीशन तक जाने में हमने इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है। दिस वी हैव रिटन, ये x डिस्टेंस है, इसको हमने यहाँ तक डिस्प्लेस किया है। अब देखिए एक बार हम एक्सप्लेनेशन के पास जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं इसमें। हमने यहाँ नीचे लिखा कि टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज द रिलेशन दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पेंडुलम फ्रॉम मेन पोजीशन। मतलब हमने साफ लिखा है कि हम एनर्जी और वर्क का जो रिलेशन होता है उसी को काम में लेते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन इसका शुरू करेंगे। हमने ये लिखा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हमने कहा
कि इसे डिस्प्लेस करने में हमने जितना वर्क किया होगा वो ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम वर्क के रूप में इस एनर्जी को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे जैसा कि हमने स्प्रिंग में किया था। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा कि भी इससे ऊपर लिखे हुए स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर होगी। डब्ल्यू यहाँ पर सिंबल हम जो है वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए हमने कहा सिंस वर्क डन तो हम जानते हैं बाय बेसिक डेफिनेशन कि वर्क डन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जब भी कहीं पर वर्क होता है तो वर्क जो है उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का अर्थ है कि हमें अगर ये पता लग जाता है कि हमने इतना फोर्स अप्लाई किया है इसको डिस्प्लेस करने में और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। आगे देखिए हम क्या कहते हैं कि टू डिस्प्लेस द पेंडुलम, पेंडुलम को डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, द अप्लाइड फोर्स। हमने कहा कि डिस्प्लेस करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक्जैक्टली किसके बराबर होगा, जितना इस पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एक बार फिर हम पेंडुलम के पास चलते हैं और स्प्रिंग में भी हमने रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा था, इसके पास भी रीस्टोरिंग होता है। रीस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो इसे वापस मेन पोजीशन में ले जाना चाहता है। देखिए यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट करेगा, कैसा होगा, देखिए जब ये पेंडुलम यहाँ पर है तो हमें पता है कि हमने इसको हैंड से होल्ड करके पकड़ रखा है, अदरवाइज इस पर एक फोर्स लग रहा है जो इसे इधर ले जाना चाहता है, मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहता है, वो फोर्स इस पर लग रहा है हमेशा, और उसी को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। हमने अगर इसको यहीं पर होल्ड कर रखा है, इसका मतलब हमने इस रिस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रखा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, जितना इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। अब हमें इस रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने देखो आगे इसमें कहना शुरू किया फ्रॉम फिगर, कि फिगर को देखने से हमें लगता है वी ऑब्जर्व दैट इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन द मास हैव टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, कि जब सिंपल पेंडुलम को हम मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं उस समय इस पर मात्र दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। पहला हमने क्या बताया, वन इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, कि एक तो धागे में टेंशन है जो ऊपर की तरफ इस पर लग रहा है, और दूसरा क्या है, अनदर वन इज इट्स वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा इसका वेट होता है जो नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो देखिए हम फिर से समझेंगे डायग्राम में कि टेंशन किधर लगता है, ये स्ट्रिंग जो है इसको इधर खींच रही है, तो टेंशन किधर है, इधर है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये इससे सॉलिड बेस से कसी हुई है और इसलिए ये इसको इधर खींचे रखना चाहती है। इसी को हम कहते हैं कि टेंशन इस अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, और एक वेट इसका नीचे लगता है, हमेशा ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ ही ग्रेविटी के कारण से लगता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो वेट रूप में जो फोर्स है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये mg द्वारा इंडिकेट किया गया है, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है जिसे हम वेट कहते हैं वो m इंटू जी के बराबर होता है, और ये mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो इससे आगे हम क्या कह रहे हैं, ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। आगे हमने कहा कि इफ वी रिजोल्व द वेट इन इट्स कंपोनेंट्स, कि अगर हम इस वेट के को दो भागों में बांट दें, क्यों बांट देंगे, कैसे बांट देंगे, ये बात अभी हम समझते हैं फिगर से। लेकिन हमने कहा है कि अगर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं तो स्थिति क्या बनती है, mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन। mg cos थीटा जो पार्ट है वेट का वो टेंशन के द्वारा बैलेंस हो जाता है, और दूसरा हमने कहा कि mg sin थीटा किसी भी फोर्स के द्वारा बैलेंस नहीं हो रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इसे मेन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहता है। तो इतना देखने समझने से हमें बिल्कुल ये पता लग जाता है कि इस सिंपल पेंडुलम में डिस्प्लेस्ड पोजीशन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो mg sin थीटा के बराबर काम करता है। तो एक बार हम फिगर से फिर स्पष्ट करते हैं इस चीज को कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए हमने कहा कि वेट नीचे लग रहा है, फिर भी ये जो मास है ये नीचे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इस मास पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर।
इधर वाला जो टेंशन है वो इसे ऊपर ले जाना तो नहीं चाहता, लेकिन ऊपर होल्ड करके रखना चाहता है। और इधर वाला फोर्स इसे नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन ये नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि धागा जो है ऊपर कसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका इस वेट का एक पार्ट कम से कम एंगल के हिसाब से नीचे तो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन इधर ले जाने की कोशिश करेगा। हमने देखो इसको क्या किया, हमने यहाँ पर शुरू में लिया है कि इस स्ट्रिंग और इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन के बीच जो एंगल है वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि ये जो वेट है ये पैरेलल है इस लाइन के, वर्टिकल लाइन के, और इसलिए ये एंगल इस एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग होने के कारण ये भी थीटा है। और किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, जैसे फोर्स, कोई भी फोर्स यदि किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उस फोर्स के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग तो इसी लाइन की डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एफ कोस थीटा। यहाँ पर एफ क्या है? एम जी है। इसलिए इधर वाला पार्ट जो इससे वेट का इधर वाला पार्ट जो इधर एक्ट करेगा वो कहलाएगा एम जी कोस थीटा। और दूसरा पार्ट 90 डिग्री पर एक्ट करता है, ये इससे 90 डिग्री पर एक्ट करने वाला जो पार्ट है, दिस विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हमें कहेंगे ये एम जी साइन थीटा है और ये एम जी कोस थीटा है। ये दो पार्ट हो गए इस एम जी के, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा करके दो भागों में बट जाएगा, एक भाग इधर काम करेगा, एक भाग इधर काम करेगा। अब देखिए ये एम जी कोस थीटा इसे इधर खींचना चाहता है, लेकिन चूंकि टेंशन इसे ऊपर रखे बनाए रखना चाहता है, इसलिए दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं और ये फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स ये है जो हमेशा एक्ट कर रहा है, यदि हम इसको होल्ड नहीं करें तो तुरंत वो इसे इधर ले जाएगा। ये ही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो हमें जो है ये समझने के लिए मिला यहाँ से कि जो रिस्टोरिंग फोर्स इस सिंपल पेंडुलम में क्रिएट होता है वो किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा। और हमें इसे इधर डिस्प्लेस करने के लिए या इधर रोके रखने के लिए हमें इस पर इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये इस पोजीशन में होल्ड अप कर पाएगा, रह पाएगा। तो इसलिए हमने जो है लास्ट में अगली स्टेप में हमने क्या कहा, हमने कहा hence we can say that, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स टू डिस्प्लेस द सिंपल पेंडुलम will be equal to restoring force and that will be equal to mg sin theta। तो अब हमें ये पता लग गया इस सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करने में हमें mg sin थीटा के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए जैसा स्प्रिंग में था, ये फोर्स जो है ना, हम यहाँ इस एक्सप्रेशन को देख करके तो ये कह सकते हैं कि थीटा पर डिपेंड करता है। आप ज्यादा डिस्प्लेस करोगे थीटा ज्यादा होगा और ये फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कम डिस्प्लेस करते हो थीटा कम होगा, ये फोर्स भी कम हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट के रूप में कहें तो हम ये कहेंगे कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अगर थीटा के रूप में डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर कहलाता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के रूप में अगर बात करें तो हम उसे एक्स कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और इसका अर्थ ये हुआ कि हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। जब से हमने सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से जो है डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, तब से इस फोर्स की वैल्यू लास्ट तक एक नहीं रहती है। शुरू में इसकी वैल्यू 0 थी और बाद में इसकी वैल्यू एफ हो गई। तो इसलिए हम जो है कांस्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमने ये लिखा कि हेंस द एवरेज कांस्टेंट फोर्स, जिसको कि हम क्या मान सकें कि हमने 0 से लेकर के लास्ट तक जो फोर्स अप्लाई किए रखा है वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा 0 प्लस एफ बाई टू, जैसा कि हमने स्प्रिंग में किया था। तो हम ये कहेंगे कि हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक्जैक्टली रिस्टोरिंग फोर्स के इस वैल्यू के बराबर नहीं होकर के इसका 1 बाई टू होगा एवरेज के फॉर्मूले से। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा? एफ बाई टू। और अगर एफ बाई टू के बराबर फोर्स हम अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट यदि एक्स है, कहने का मतलब यदि हम इसे एक्स यूनिट डिस्प्लेस करते हैं और एफ बाई टू यदि फोर्स अप्लाई करते हैं, हमें पता है वर्क डन से कि वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ बाई टू इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि एफ बाई टू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एम जी साइन थीटा एफ की वैल्यू होती है, तो इसलिए एफ की जगह हमने लिखा एम जी साइन थीटा और इन टू करके हमने लिखा एक्स जो कि यहाँ पर है, और ये जो टू है इसको हमने इसके एक्स के नीचे रखा है टू।
ये हमारे पास वर्क डन आ गया। इसको थोड़ा और रिजोल्व किया हमने। अब हमने साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया। साइन थीटा की जगह हमने थीटा क्यों लिखा? साइन थीटा की जगह थीटा हमने इसलिए लिखा कि ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल की वैल्यू कम होती है उस समय साइन थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के लगभग बराबर ही होती है, और इसलिए वी कैन राइट थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा। इसलिए हम साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एम जी थीटा इंटू एक्स बाई टू। अब देखिए इससे आगे फिर चले हम। अब हम ये कहते हैं कि W विल बी इक्वल टू एम इंटू जी, तो ये है, इसको हमने यहाँ लिखा, इंटू एक्स बाई टू को हमने यहाँ लिख दिया, इंटू देखिए हमने थीटा, इस थीटा की जगह हमने फिर लिख दिया एक्स बाई एल। अब एक्स बाई एल क्यों लिखा है हमने कारण बताया आगे। सिंस इन ए सर्किल, किसी भी सर्किल में थीटा की जो वैल्यू है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए फिर से हम एक बार पेंडुलम के पास जाके समझते हैं। इतना थीटा बनाने के लिए, इतना थीटा बनाने के लिए आर्क कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आर्क जो है अप्रोक्सीमेटली इट इज एक्स। इसलिए हम आर्क की जगह तो एक्स लिख रहे हैं, और रेडियस जो है इसकी एल ही होगी, तो इसलिए रेडियस की जगह हमने एल लिखा, और इसीलिए हमने थीटा की जगह लिखा एक्स बाई एल। तो एक्स बाई एल लिखने से एम जी इंटू एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई एल हो गया, और इससे जो वर्क डन आता है, वर्क डन डब्ल्यू विल बी 1/2 mg एक्स स्क्वायर बाई एल। अब देखिए इसको हम आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम लिख रहे हैं कि 1/2 mg बाई एल, कॉन्स्टेंट है सारे एक साथ ले लिए हमने। एक्स स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया क्योंकि एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, जो हम जितना चाहेंगे उतना हो सकता है। तो अब देखिए स्थिति बनती है कि पोटेंशियल एनर्जी, हमने अभी कहा था शुरू में हमने लिख दिया था कि वर्क डन के बराबर ही होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो हम वी कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम पीई विल बी 1/2 mg by l into x स्क्वायर। अब ये जो mg by l है इसकी जगह हम k लिख देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 k x स्क्वायर। और नीचे हमने लिखा कि k क्या है, where k is the constant called the constant of simple pendulum। इसको हम सिंपल पेंडुलम का कांस्टेंट कहते हैं, और सिंपल पेंडुलम का कांस्टेंट कहते हुए सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया। यू हैव टू स्टडी इट केयरफुली। तो आप जो है इंटरेस्टिंगली ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। देखिए इसके साथ डेरिवेशन का एक पार्ट, मतलब अभी तक हम 4 डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे पहले शुरू में हमने वर्क डन के लिए फाइंड किया था। ये डेरिवेशंस आपको सारे सीरियसली लर्न करने हैं। कोई भी डेरिवेशन हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए हम आज की रिमेनिंग क्लास के अंदर एक दो न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे कि हमने अगर इतने डेरिवेशन के इतने फॉर्मूले अगर सीखे हैं तो इन फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज दीज फॉर्मूले इन सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास, पहला न्यूमेरिकल है कि एक मोटरसाइकिल, ए मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 kg इज रनिंग विद ए वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। कि रोड पर हम देखते हैं कि एक 100 किलोग्राम मास की जो है एक मोटरसाइकिल है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसमें पूछा गया है कि हमें हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी मोटरसाइकिल की स्पीड को 40 किलोमीटर बनाने के लिए हमें इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम पहले गिवन डाटा को लिखते हैं कि हमारे पास मास दिया हुआ है 100 kg, वी हैव रिटन इट 100 kg। उसके बाद लिखा इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं होती है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर की जगह हमने लिखा 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, और आवर को हमने 60 इंटू 60 करके सेकंड में चेंज किया। कैंसिल करने से 100 बाई 18 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब देखिए v क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, 200 बाई 18 मीटर पर सेकंड की जो है फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमें चूंकि वर्क डन फाइंड करना है, और हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि फाइनल का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल का होता है हाफ एम यू स्क्वायर। और अब हम जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने क्या, हाफ
m को कॉमन लेते हुए हमने m की जगह 100 लिखा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा v का स्क्वायर और u का स्क्वायर, तो v के स्क्वायर की जगह लिखा 200/18 इंटू 200/18 और u की जगह लिखा 100/18 इंटू 100/18। अब देखिए इस 2 को इस 100 से कैंसिल किया, 50 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 40,324 एंड 10,324। अब हमने क्या किया, 324 को बाहर निकाला, ये ओब्लिक में 324 नीचे आ गया और 30,000 अंदर बच गया, इनके डिफरेंस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आंसर फाइंड किए तो आंसर हमारे पास आ गए 4629.62 जूल। इतना वर्क हमें इसकी स्पीड को डबल करने में करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल था। हमें ध्यान देना है कि हमें किन चीजों का ध्यान रखते हुए, यूनिट्स का, फॉर्मूले का, गिवन थिंग्स का, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो अब देखिए अगला न्यूमेरिकल आता है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का न्यूमेरिकल है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है 6 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्ट्रेच इट बाय 1 सेंटीमीटर। अगर इस स्प्रिंग को हमें 1 सेंटीमीटर खींचना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए पहले गिवन थिंग्स को नोट किया हमने, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 6 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है और डिस्प्लेसमेंट जो है 1 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.01 मीटर। वर्क डन चूंकि स्प्रिंग का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर होता है, हमने वैल्यू रखी हाफ, इंटू के की जगह लिखा 6 × 10⁻³ इंटू एक्स का 2 बार स्क्वायर करके लिख दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस 6 × 1/2 3 आ गया, 10⁻³ और ये 10⁻⁻4। यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻1 बचती है और अल्टीमेटली भी से कि हमारे पास आता है 0.3 जूल। ये जो है इतना वर्क हमें इस स्प्रिंग को इतना डिस्प्लेस करने में करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे और अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब our channel Science Made Easy by Rajendra R.S. Tamar, okay, so as to have the proper information regarding the videos. Thank you very much. I want to further inform you that this all complete PDF will be given into videos description.